आज बिहार की राजनीति बेहद तेज है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए दोनों ही पार्टियों में सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। और इसी सिलसिले में आईएनडीआईए गठबंधन और एनडीए की दिल्ली में बैठक है। आज की बैठक में आरजेडी से सांसद मनोज झा और आलोक मेहता के साथ एक और नेता शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार सीट पर दोनों पार्टियों के बीच पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार और कटिहार से तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाना चाहती है, तो वहीं इस पर लगातार घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ आरजेडी कांग्रेस को 7 सीटों में ही निपटा देना चाहती है, वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार 15 सीटों की मांग की जाती रही है। आरजेडी अपने भरोसेमंद और अपने कॉन्फिडेंट उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है। 30 सीटों पर आरजेडी खुद उतरना चाहती है, जबकि 7 सीटें कांग्रेस को देना चाहती है। तो बिहार में मौजूदा सियासी सिचुएशन महागठबंधन में क्या बन रही है, वो भी आपको जल्दी से दिखाते हैं। कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि आरजेडी की ओर से लालू कांग्रेस को 9 से ज्यादा सीट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। लालू ये चाहते हैं कि आरजेडी बिहार की 29 सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके लिए लालू लेफ्ट को सिर्फ 3 सीटें ही देना चाहते हैं। और इसके अलावा बैकअप प्लान के तौर पर लालू 1 से 2 सीट अलग से रखना चाहते हैं, ताकि अगर वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां साथ आना चाहें तो उन्हें इनमें से सीट दी जा सके। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब कांग्रेस 9 सीटों पर मान जाती है। और बिहार की सियासत जुड़ी इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। एनडीए के सहयोगियों पर इंडिया गठबंधन की नजर है। अगर एनडीए से मुकेश सहनी और पशुपति पारस की बात बिगड़ती है तो महागठबंधन इन नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक सामने आया है उसमें पशुपति पारस को बीजेपी की ओर से सीट नहीं दी गई है, और ऐसे में चिराग पासवान को ज्यादा महत्व दी गई है। हालांकि 5 सीटों पर चिराग पासवान के साथ बात बनती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में पशुपति पारस की नाराजगी साफ साफ देखने को मिल रही है। और पशुपति पारस ने यह भी कह दिया था कि हमें जो उचित लगेगा हम वो करेंगे, और ऐसे में इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि पशुपति पारस की नाराजगी क्या उन्हें दल बदलने पर मजबूर करेगी, क्या वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे। और वहीं बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। सीट फॉर्मूले को लेकर नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से होगी। माना यह जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। आपको बताएं, पिछली बार की अगर बात करें तो 17 सीटें जेडीयू और बीजेपी ने अपने पास रखी थी, जबकि 6 सीट एलजेपी को दी गई थी। माना यह जा रहा है कि अब की बार जितने सिटिंग एमएलए दोनों ही पार्टियों के हैं वो बीजेपी और जेडीयू की दिए जाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 5 सीटें ऐसी हैं जो कि एलजेपी को दी जा सकती हैं, जबकि मांग एलजेपी की ओर से 6 सीटों की गई थी, यानी कि 1 सीट काटी गई है। वो कौन सी सीट होगी, पशुपति पारस का क्या होगा, क्या पशुपति पारस का पत्ता साफ हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। सीट फॉर्मूले को लेकर नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा वो देखिए, आपको हम लगातार पहले भी बता रहे थे कि बीजेपी 17, एनडीए की अगर बात करें जेडीयू 16, क्योंकि देखिए बीजेपी के 17 सिटिंग एमएलए हैं, वहीं जेडीयू के 16 हैं। एलजेपी को 5 दी जाएगी, जबकि 6 की मांग की गई थी, यानी कि 1 सीट काटी जा रही है। वहीं हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को 1 सीट पर उतारा जाएगा, आरएलएसपी को 1 सीट पर उतारा जाएगा। हालांकि आरएलएसपी लगातार मांग कर रही है कि 2 सीटों पर उतारा जाए, और अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के कोटे से हो संभावना यह है कि 1 सीट काटकर आरएलएसपी को दे दी जाए। आईएनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो 9 सीटों पर उतारी जा सकती है, जबकि आरजेडी की अगर बात करें तो 28 सीटों पर तय किया है आरजेडी ने उतरना। लेफ्ट को 3 सीटों पर उतारना तय किया गया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एसबीआई से पूछा है कि वो क्यों नहीं पूरा का पूरा डेटा शेयर करते हैं, क्योंकि एसबीआई की ओर से पूरा डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जारी करने के लिए कहा गया था, और ऐसे में बॉन्ड का जो यूनिक नंबर है, बॉन्ड संख्या को एसबीआई की ओर से जारी नहीं किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखाई दिया था और एसबीआई को फटकार लगाई थी। फटकार लगाते हुए एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि पूरा का पूरा डेटा जारी करें। इधर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे का कहना है कि अदालत के फैसले को कोर्ट के बाद दूसरी तरफ से लिया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं, एसबीआई के पास जो भी जानकारी है सब कुछ देने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। पहले भी एसबीआई को बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई थी और नोटिस जारी किया गया था। सीधा सुप्रीम कोर्ट से हमारे सीनियर एडिटर विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या कुछ हो रहा है सुनवाई के दौरान, कोई जानकारी मिली?
देखिए सुनवाई में एक बात तो एकदम साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसबीआई ने इस मामले में जो चुनावी बॉन्ड्स हैं उनकी जानकारी तो जारी की कि किसने खरीदे और किस राजनीतिक दल ने उन्हें बैंक से कैश करवाया, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी थी कि किस बॉन्ड का नंबर बैंक में जमा करवाया गया था और किस बॉन्ड का नंबर राजनीतिक पार्टियों ने कैश करवाया। अब आज की सुनवाई के बाद यह साफ हो गया है कि एसबीआई को वो जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि हमने ये कहा था कि आपको सारी जानकारी देनी है, तो सारी जानकारी का मतलब होता है आपके पास जो कुछ जानकारी है वो सब आपको देनी थी। एसबीआई को कोर्ट बार बार नहीं बताएगा कि ये भी दे दीजिए वो भी दे दीजिए, आपके पास जो भी डाटा था सब आपको देना है। एसबीआई बैंक की तरफ से कहा गया कि हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम वो जानकारी दे देंगे। कहीं ना कहीं समझ की कमी रह गई थी, आदेश को गलत पूरी तरीके से नहीं समझा गया था। अब हालांकि प्रशांत भूषण की तरफ से एक और बात उठाई गई, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को कोर्ट ने 2019 में यह निर्देश दिया था कि वो अपने यहां मिले सभी चुनावी चंदे को जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए मिले उनकी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने किया है, बाकियों ने नहीं किया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि मीडिया पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, वो भी गलत है। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक बड़े संस्थान हैं, एक मजबूत संस्थान है और सोशल मीडिया पर जो भी बातें चलती हैं उनको लेकर हमें अपने ब्रॉडर शोल्डर रखने पड़ेंगे, यानी मजबूत कंधे रखने चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। तो अभी सुनवाई चल रही है और अब से कुछ देर बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है, अभी तक की हियरिंग से लग रहा है कि सारी डिटेल एसबीआई को जारी करनी पड़ेगी, बॉन्ड्स के नंबर भी जारी करने पड़ेंगे। बॉन्ड नंबर विक्रांत हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये यूनिक बॉन्ड नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन हरीश साल्वे ये भी क्यों कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश की जा रही है कोर्ट के बाहर? देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड सामने चुनावी साल है, चुनाव सामने आ गया है, बिल्कुल इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारियां उसका राजनीतिक तौर पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने में और सोशल मीडिया पर एक तरह से कैंपेन चलाने में किया जा रहा है। तो कोर्ट में ये कहा गया था कि कोर्ट की कतई ये मंशा नहीं रही होगी, लेकिन कोर्ट के बाहर इस तरीके से दूसरा रूप दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि हम एक संस्थान है, मजबूत संस्थान है और सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चलता है उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और रही बात यूनिक नंबर की, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सामने आ गया कि इतने बॉन्ड इस आदमी ने खरीदे और इतने बॉन्ड इस आदमी ने, इस राजनीतिक दल ने बैंक से कैश करवाया, लेकिन हर एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर होता है। अगर वो यूनिक नंबर सामने आ गया तो ये पता चलेगा कि किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने या किस व्यक्ति ने वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा और किस राजनीतिक दल ने उस नंबर वाला इस यूनिक नंबर के जरिए पता किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता से सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां गिरी इमारत का जायजा लेने पहुंची और माना जा रहा है कि बीती रात कोलकाता में बनाई जा रही जो 5 मंजिला इमारत ढही है वो अवैध रूप से बनाई जा रही थी।